हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम से बुक को कवर करे थे और इसमें हम इतिहास को कवर करे थे और इतिहास में हम प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम मौर्योत्तर काल को कंप्लीट करेंगे। ये 184 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक है और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो चाहे आपका बीपीएससी हो, बिहार एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो। इस बुक में 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास से। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के पूर्वी, मध्य तथा दक्कन के क्षेत्र में कई राजवंश सत्ता में आए जो निम्नवत हैं। तो मौर्योत्तर काल में 2 भागों में बांटा गया था, एक देशी शासक और एक विदेशी शासक। देशी शासक में कौन कौन से आए थे? तो देशी शासक में सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश या चेदी वंश को ही महामेघवान वंश कहते हैं। और विदेशी शासक में तो इंडो ग्रीक, हिंदी, यवन, पल्लव या पार्थियन, शक और कुषाण आए थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात उत्तर एवं दक्षिण भारत में कौन से 3 ब्राह्मण राजवंश स्थापित हुए थे? तो शुंग, कर्ण एवं सातवाहन हुए थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, शत्रुदेशी राजनीति तथा परंपरा के अनुसार जीवन का पूर्ण स्थान किस राजवंशों ने शुरू किया था? तो शुंग, कर्ण एवं सातवाहन वंश ने किया था। किस काल को वैदिक प्रतिक्रिया और पुनरुत्थान का काल कहा जाता है? तो मौर्योत्तर काल को कहा जाता है। अब देखते हैं शुंग वंश को। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 184 ईसा पूर्व में किया गया था। शुंग राजवंश किस कुल से संबंधित थे? तो ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। शुंग राजवंश के इतिहास का स्रोत देखते हैं तो कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण से पता चलता है। और हर्षचरित से पता चलता है, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास की कृति, मालविका अग्निमित्र से पता चलता है। जैन ग्रंथ में थेरावली से, मेरुतुंग का हरिवंश से, बौद्ध ग्रंथ की दिव्यावादना और पुरातात्विक स्रोत से देखते हैं तो अयोध्या का लेख, बेसर नगर का लेख है। और भरहुत के लेख से पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था? तो महाभाष्य में बताया गया है। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पंचाल, मथुरा तथा कुसुमध्वज पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए थे? तो गार्गी संहिता में पता चलता है। अयोध्या लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो धनदेव ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के समय कोसल प्रांत का राज्यपाल कौन था? तो धनदेव था। किस लेख में से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अयोध्या लेख से मिलता है। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख किया गया है? तो 36 वर्षों तक है। पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था? तो विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय यवनों के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है?
तो किन किन ग्रंथों से मिलता है? तो महाभाष्य से, गौर्गी संहिता तथा मालविका अग्निमित्र से मिलता है। वह कौन शुंग राजवंश का 9वां शासक था जिसके राज दरबार में यवन शासक एंट्रियालकिर्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था? तो भागवत अथवा भागभद्र के शासनकाल में आया था। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके किसने शुंग राजवंश का समाप्ति की थी? तो वसुदेव ने किया था। अब देखते हैं कर्ण राजवंश। कर्ण राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो वसुदेव ने किया था। कर्ण राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो संवत 72 ईसा पूर्व में किया गया था। पुराणों के अनुसार कर्ण वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो कुल 4 शासकों ने शासन किया था। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने किया था। कर्ण राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। कर्ण राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कर्ण राजवंश की समाप्ति कब हुई थी? तो 2700 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखते हैं शुंग कालीन संस्कृति को देखते हैं। शुंग कालीन संस्कृति में पहले सामाजिक जीवन देखते हैं। तो शुंग कालीन सामाजिक जीवन किस पर आधारित था? तो वर्णाश्रम पर आधारित था। शुंग कालीन संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म तथा संस्कारों का पालन न करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो वार्ते, विशल अथवा शंकर कहलाते थे। शुंग कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो अच्छी थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शुंग कालीन समाज में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग की कन्या से विवाह कर सकता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। निम्न वर्ग के व्यक्ति उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करना यानी प्रतिलोम विवाह कहलाता था। शुंग कालीन संस्कृति में सगोत्र तथा सपिंड विवाह वर्जित थे एवं तलाक प्रथा भी इस समय वर्जित थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताया है। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। शुंग कालीन समाज में लोगों का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था? तो कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर था। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो शुंग कालीन संस्कृतियों में व्यापार उन्नत स्थिति में थे और इस समय विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे, जैसे में तो मालाकार, सुवर्णकार, लोहकार, ताम्रकार, जोहरी, कुम्हार, चर्मकार, चित्रकार, रंगरेज, दर्जी, जुलाहे, रथकार आदि थे। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वैशाली, तक्षशिला, वाराणसी आदि प्रमुख व्यापारी नगर थे। वृक्ष, सुपारक, ताम्रलिपि प्रमुख व्यापारी बंदरगाह थे। पोत निर्माण इस काल का एक प्रमुख व्यवसाय था। इस समय रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, हाथी दांत की वस्तुएं तथा गरम मसाले का निर्यात किया जाता था। इस समय व्यापार विनिमय नियमित सिक्कों द्वारा होता था। स्वर्ण मुद्रा को निशक, दिनार, स्वर्णमासिक कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को काशापन एवं चांदी के सिक्के को पुराण अथवा धारण कहलाते थे। अब देखते हैं धार्मिक दशा शुंग काल के। तो शुंग काल के धार्मिक दशा कैसे था? शुंग काल में वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। वैदिक अनुष्ठानों पर बल दिए जाने लगा और इसी समय यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि जीव ही जीव का आहार है और शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। और शुंग काल के समय ही मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ, जिसमें तोषा नामक किसी विदेशी स्त्री के संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम्ब
अथवा अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की चर्चा मिलती है। शुंग काल धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है। अब देखते हैं भाषा एवं साहित्य। तो शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। संस्कृत भाषा को स्थिर रखने के लिए पतंजलि ने पापनी के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। महाभाष्य के अतिरिक्त मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप इसी युग में संभवतः रचा गया था। अब देखते हैं स्थापत्य एवं कला को। तो शुंग नरेशों के शासन काल में कला एवं स्थापत्य की स्थिति कैसी थी? तो उन्नत स्थिति में थी। शुंगकालीन कला की विषय वस्तु क्या थी? तो लौकिक जीवन से संबंधित था। शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो भरहुत, सांची, बेसरनगर तथा बोधगया से प्राप्त हुए हैं। शुंग काल के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता था? तो स्तूप को। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम महोदय ने किया था। कनिंघम महोदय ने भरत स्तूप की खोज कब की थी? तो 1873 ईस्वी में किए थे। भरत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरण का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। भरत स्तूप के पूर्वी तोरण तथा उत्कीर्ण लेख में किस शुंग शासक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो धनभूति का मिलता है। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। सांची के महास्तूप की पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। बेसनगर विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग के काल में हुआ था। शुंग काल में निर्मित बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं मनुस्मृति के बारे में। तो भारतवर्ष के सर्वप्राचीन तथा सर्वप्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति का कालक्रम 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी अर्थात मौर्योत्तर काल माना जाता है। मनुस्मृति ग्रंथ को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति का 1776 में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो ए कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ के नाम से किया गया था। मनुस्मृति का ए कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ के नाम से अनुवाद किसने किया था? तो नेथलियन हेड ने किया था। मनुस्मृति के चारों वर्णों के कर्तव्यों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। ब्राह्मण यानी अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान करना है। क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य राज्य की रक्षा के लिए है। वैश्य व्यापारी वाणिज्य करना है। शूद्र 3 वर्णों की सेवा करना। नोट में देखते हैं तो मनुस्मृति की टीकाकार देखते हैं कौन थे? तो भारूच, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, नारायण, मेघातिथि। मनु के आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मवत, सरस्वती और दूषित के बीच का भाग। ब्राह्मणित देश, गंगा यमुना के मध्य का भाग कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और सूरसेन जनपद है। मध्य देश, हिमालय, विंध्य, सरस्वती और प्रयाग के बीच का प्रदेश। आर्यव्रत 2 पर्वतों और पूर्वापर समुद्र के बीच का भाग है। मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सत्य कथन है। तो कौन कौन से सत्य कथन है? तो वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम
की पत्नी से जन्मे बच्चे को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। वर्ण दर्ज के हिसाब से 2 या 3 दर्जा नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। यदि महिला का दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह के संततियों को माता पिता के दर्जा के नीचे रखा जाता था। ये सभी सत्य हैं। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में सत्य कथन है तो इसमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मापदंडों का संदर्भ है। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। अब विविध देखते हैं तो किस हिंदी यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्टेटो द्वितीय ने किया था। मौर्योत्तर काल के किस शासक के सिक्कों पर शंकरसन एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं? तो आगाथोकलिज के सिक्कों पर हैं, शासक के सिक्कों पर हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धि वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के रब्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो साकेत, कौशांबी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा किसने प्राप्त की थी? तो चरक एवं जीवक ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ ने हराया था। बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? तो कुषाण काल से हुआ था। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो गांधार मूर्तिकला में होता था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो 78 ईसा में किया गया था। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च का है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व से हुआ था। एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्ति रखी जाती थी कहाँ मिला है? तो माट से मिला है। पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी में उल्लेखित दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि किस स्थान से संबंधित हैं? तो प्रतिष्ठान एवं तग्गर से हैं। योधेय ने अपने टकसाल किस स्थान पर स्थापित किए थे? तो रोहतक एवं सुनेत में किए थे। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महरजस रजतीशजस देवपुत्र केसर्स का उपयोग किस अभिलेख में हुआ है? तो कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख में हुआ है। पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी में दिए गए सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो
कोल्ची, कमर, तथ, पोदकु दक्षिण भारतीय पतन थे। हाथी दांत के उत्पादन दोसारन यानी दोहान, दासारन पूर्वी मालवा में किया जाता था। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर है रवाना होते थे। अब देखते हैं आंध्र सातवाहन राजवंश को देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजवंश लगभग 27 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक है। आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास का अध्ययन हम किन स्रोतों के माध्यम से करते हैं? तो साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व के माध्यम से करते हैं। किन साहित्य स्रोत से सर्वप्रथम सातवाहनों की जानकारी प्राप्त होती है? तो पुराणों से होता है। सातवाहन इतिहास के अध्ययन के लिए कौन से पुराण महत्वपूर्ण है? तो मत्स्य तथा वायु पुराण है। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? तो आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में किसे सातवाहन वंश का संस्थापक बताया गया है? तो सिंधुक, शिशुक अथवा शिप्रक को बताया गया है। सिमुक ने किस कर्ण शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी? तो सुशर्मा की। सातवाहन वंश का शासक किस क्षेत्रों तथा विस्तारित था? तो किस क्षेत्रों तक विस्तारित था? तो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक तक विस्तारित था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? तो प्रतिष्ठान और पैठान में अवस्थित था। सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि था। सातवाहन वंश का कालीन प्रमुख अभिलेख देखते हैं। तो नागनिका का नानाघाट तो मद्रास के पूना जिले में स्थित का लेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख हैं। गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नासिक गुहा लेख है और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का कार्ल गुहा लेख है। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहा लेख है। अब देखते हैं सातवाहनों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत देखते हैं। विद्वान रेपसन स्मिथ तथा भंडारकर तो मत आंध्र प्रदेश है। स्मिथ श्रीकाकुलम है। भंडारकर का धानेकटक और सुखथंकर का बेल्लारी मैसूर है। सातकर्णी प्रथम देखते हैं। तो सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक किसे माना जाता है? तो सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। सातकर्णी प्रथम के शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो नागनिका यानी नायनिका नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातकर्णी के प्रथम में किन यज्ञों का संपादन किया था? तो 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ का संपादन किया गया था। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार सातकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच शासन करने वाले कुल कितने सातवाहन राजाओं का विवरण मिलता है? तो 10 से 19 तक राजाओं का विवरण मिलता है। अब देखते हैं हाल। सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहन वंश का कौन सा शासक बना जो अपनी शांति प्रियता के लिए जाना जाता है? तो हाल है। सातवाहन कुल का वह कौन सा शासक था जो स्वयं बहुत बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था? तो हाल था।
हाल ने प्राकृतिक भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो गाथा सप्तशती की थी। हाल के राज दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो गुणाढ्य और शर्ववर्मन रहते थे। हाल के दरबारी विद्वान गुणाढ्य और शर्ववर्मन ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो बृहत कथा तथा कातंत्र की किया था। अब देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो 106 ईसा से लेकर 130 ईसा तक है। सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का किस क्रम का शासक था? तो 23वें क्रम का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से और पुल्लुमावी के नासिक गुहालेख से प्राप्त होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी के वेदों का आश्रय यानी आगमान्यनीय तथा द्वितीय ब्राह्मण एक ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारित की थी तथा वेनाकटक नामक नगर की स्थापना भी किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजराज, महाराज, स्वामी आदि उपाधि धारण की थी। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को पर्वतों का स्वामी कहा गया है। इस प्रस्तुति में बतलाया गया है कि उसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अज कालकिया तथा कार्ल के बौद्ध भिक्षु संघ को कौन सा ग्राम दान दिया था? तो करजक नामक ग्राम दान में दिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था? तो नहपान को किया था। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कथन है कि उसने शक, यवन तथा पहलों का विनाश किया तथा क्षरात कुल का उन्मूलन किया एवं सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो पुलुमावी के नासिक अभिलेख से मिलता है। किस स्थल से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्षरात शासक नहपान को पराजित किया? तो जोगलथम्बी मुद्रा भांड नासिक से मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन किन क्षेत्रों तक था? तो उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम कोंकण तक था। किस सातवाहन शासक द्विजों तथा द्विजतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला द्विजावर कुटुक विद्वधन कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 24 वर्षों तक किया था। अब देखते हैं वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी लगभग 130 ईसा से लेकर 154 ईस्वी तक। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का कौन सा शासक बना? तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी बना। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को पुराणों में क्या कहा गया है? तो पुलुमा, पुरोमानी अथवा पुलुमावी कहा गया है। किस सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है? तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को कहा गया है।
आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किए थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने लगभग 130 से 159 ईस्वी तक शासन किया था। कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था, जो सातवाहनों की नौ शक्ति की विकसित होने का प्रमाण है। और उसी के काल में अमरावती के स्तूप संवर्धन हुआ था। पुराणों में पुलुमावी के बाद शिव श्री सातकर्णी तथा शिव स्कंद सातकर्णी राजा हुए। अब देखते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी, जो 165 ईस्वी से लेकर 193 ईस्वी तक है। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो यज्ञ श्री सातकर्णी था। यज्ञ श्री सातकर्णी ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 27 वर्षों तक किया था। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण मिलता है? तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलता है। अब देखते हैं सातवाहन साम्राज्य का विघटन देखते हैं। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण पश्चिम भारत में किन राजवंशों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की थी? तो इक्ष्वाकुक यानी श्री पर्वतीय आंध्र, आभिर, नासिक प्रदेश, महाराष्ट्र और चिट्टू सातकर्णी वंश कुंतल प्रदेश कर्नाटक किया था। पुराणों में यज्ञ श्री सातकर्णी के पश्चात किन सातवाहन शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो विजय, चंद्रश्री तथा पुलुमा का मिलता है। आभिर वंश की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर सेन ने किया था। कलचुरी चेंदी संवत की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर सेन ने। ईश्वर सेन की कलचुरी चेंदी संवत की स्थापना कब की थी? तो 248 से लेकर 249 ईस्वी तक। पुराणों में इक्ष्वाकुक वंशीय शासकों को क्या कहा गया है? तो श्री पर्वतीय, श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। इक्ष्वाकुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री शांतमूल ने किया था। इक्ष्वाकुक वंशीय शासक किसके सामंत थे? तो सातवाहन के थे। किस इक्ष्वाकुक वंशीय शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो श्री शांतमूल ने किया था। इक्ष्वाकुक वंशीय शासक किस मत के पोषक थे? तो बौद्ध मत के थे। इक्ष्वाकुक शासक की समाप्ति किस राजवंश ने की थी? तो पल्लव कांची ने किया था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुलुमावी चतुर्थ था। अब महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश के ऊपर तीसरी शती में चतुर सातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ था और इस वंश के शासन की समाप्ति कौंदवों ने किया था। दक्षिण भारत के अन्य छोटे छोटे राजवंश राजनीति में सक्रिय थे। कृष्णा तथा मछलीपट्टनम के बीच बृहत फलनायक तथा कृष्णा तथा गोदावरी के बीच सालंकाय राजवंश था। बृहत फाल्य की राजधानी पिथुर तथा शांक कालनियों की राजधानी वेगी थी। और इसी तरह तीसरी शताब्दी के मध्य सातवाहन साम्राज्य पूर्ण रूपेण छिन्न भिन्न हो गया। अब देखते हैं शक सातवाहन संघर्ष देखते हैं। किस शक शासक के काल में शक सातवाहन संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो नवपान यानी क्षौरात वंश के शासन काल में हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो नवपान एवं ऋषभ दत्त को किया था।
किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कथन उद्धृत है कि 6 रातों का विनाश करने वाला था वरना तथा शक यमन और पहलवों को उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है? तो नासिक परिस्थिति में कहा गया है, अभिलेख में कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के समय सातवाहनों का संघर्ष किस शक शाखा का साथ हुआ था? तो कादमक के साथ हुआ था। दक्षिणापति स्वामी वशिष्ठ पुलुमावी को किस शक शासक ने पराजित किया था? तो रुद्रदामन कादामक शाखा ने किया था। अब देखते हैं कलिंग का चेदी राजवंश को। कलिंग के चेदी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो महामेघवाहन ने किया था। चेदी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो खारवेल था। चेदी शासक खारवेल का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? तो 4400 ईसा पूर्व से हुआ। किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से होता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर अवस्थित था? तो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी पर। चेदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो जैन मत का अनुयायी था। चेदी शासक खारवेल ने किस स्थान से एक नहर का निर्माण करवाया था? तो तंसुली से कलिंग तक का करवाया था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं खारवेल के। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष से लेकर 13वें वर्ष तक का शासन एवं कार्यों का विवरण मिलता है। तो किस में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। शासक के 11वें वर्ष खारवेल ने पिथुंड नगर मद्रास के निकट में गधों का हल चलवाया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। चेदी शासक खारवेल की चक्रवर्ती की उपाधि से संबंधित जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रानी के अभिलेख से प्राप्त होता है। चेदी शासक खारवेल ने चक्रवर्ती के अतिरिक्त और किन अन्य उपाधियों का धारण किया था? तो राजसी, महाविजयराज, धर्मराज, भिक्षुराज और वृद्धराज का उपाधि धारण किया था। हाथी गुम्फा अभिलेखों की उत्कीर्ण तिथि कब मानी जाती है? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानी जाती है। अब देखते हैं सातवाहन युगीन संस्कृति को देखते हैं। शासन व्यवस्था देखते हैं। तो सातवाहन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। सातवाहन नरेशों ने किस तरह की उपाधियां धारण की थी? तो राजन, राजराज, महाराज एवं स्वामीमन की उपाधि धारण की थी। सातवाहन रानियां किस तरह की उपाधि धारण की थी? तो देवी और महादेवी की उपाधि धारण की थी। सातवाहन काल में किन 2 रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमी बलश्री यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी की रानी ने भाग लिया था। सम्राटों की सहायता के लिए किस अधिकारियों का एक सामान्य वर्ग होता था? तो अमात्यों का होता था। महारथी तथा महाभोज जैसे बड़े सामंतों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो कार्लो तथा कन्हेरी के लेख में किया गया है। महारथी तथा महाभोज किस क्षेत्र के सामंत थे? तो उत्तरी कोंकण क्षेत्र के सामंत थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था जिन्हें आहार कहा जाता था। और आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासक एक अमात्य के अधीन होता था। सातवाहन लेखकों से प्रशासन के कुछ अन्य प्राधिकारियों के नाम भी मिलते थे, जैसे भंडारिका यानी कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख,
विनयघरक यानी नगरों में जलपूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी। कर्मांते यानी भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला सेनापति इत्यादि मिलता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था। और सातवाहन काल में नगरों का शासन निगम सभा के द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन काल के प्रमुख नगर थे भरुकच्छ यानी भरोच, सोपारा यानी कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धान्यकटक आदि हैं। और इनमें से कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी थे। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को कर मुक्त भूमि दान में दिया था, जो कालांतर में सामंतवाद को जन्म दिया था। अब सामाजिक दशा को देखते हैं। सातवाहन युगीन सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। सामाजिक व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर था? तो ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर था। सातवाहन नरेशों ने किस सामाजिक व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया था? तो वर्ण संकरता को किया था। सातवाहन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो अच्छी थी। सातवाहन समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति किस तरह से प्रदर्शित होती है? तो शासकों का नाम मातृ प्रधान होना। अब देखते हैं धार्मिक दशा को देखते हैं। सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैदिक ब्राह्मण धर्म के थे। सातवाहन राज परिवार की महिलाएं किस धर्म को प्रश्रय देती थी? तो बौद्ध धर्म को। किस सातवाहन नरेश ने अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? तो सातकर्णी प्रथम ने करवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक परिस्थिति में क्या कहा गया है? तो वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन नरेशों की अन्य धर्म की प्रति कैसी नीति थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने को किस रूप में स्वीकृत किया है? तो कृष्णा, बलराम और संकर्षण के रूप में किया है। सातवाहन काल में धर्म के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो अमरावती, नागार्जुनिकोंड, श्रीशैल था। किस स्थलों पर सातवाहन शासकों के द्वारा अनेक स्तूप, चैत्य एवं विहार बनाए गए थे? तो नागार्जुनकोंड एवं जग्गेयपेट पर बनाए गए थे। आर्थिक दशा देखते हैं। सातवाहन काल की आर्थिक दशा कैसी थी? तो आर्थिक संपन्नता की। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय स्वरूप किस काल से प्राप्त होता है? तो सातवाहन काल से होता है, ईसा पूर्व प्रथम शती में। सातवाहन काल में कृषि उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो सातवाहन काल में कृषि उन्नति के साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय की भी बहुत अधिक प्रगति हुई थी। सातवाहन काल में व्यावसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी होती थी, जिसका प्रधान श्रेष्ठीन कहा जाता था और श्रेणी के कार्यकाल को निगम सभा कहा जाता था। सातवाहन काल में एक अक्षय निधि यानी अस्थायी निक्षेप की पूंजी निधि की स्थापना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 1% मासिक ब्याज के दर पर राशि जमा की जाती थी। सातवाहन नरेशों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्रतिष्ठान तथा धान्य कटक व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे और श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी और ये अपने नाम से दान भी देते थे और इसके नाम के सिक्के तथा मुहरे भी मिलते हैं। सातवाहन काल में
वाय परिवार किन देशों के साथ होता था? तो श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तथा रोम के साथ होता था। सातवाहन काल में पूर्वी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो कन्नट, कोचलि, कोंदूर और अल्लो सिंगो थे। सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो बेरीगाजा, भरूच, सोपारा और कल्याण था। अब देखते हैं काला संस्कृति एवं भाषा को देखते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा की लिपि क्या थी? तो महाराष्ट्री प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि था। कौन सा सातवाहन शासक स्वयं महान कवि एवं विद्वान था? तो हाल था। किस सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गद्य काव्य की रचना की थी? तो हाल ने किया था। गुड्ढाई स्वरवर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान किस सातवाहन शासक के दरबार में रहते थे? तो हाल के। गुड्ढाई ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में लिखी थी? तो 85 प्राकृतिक भाषा में लिखी थी। किस अभिलेख में सातवाहन रानी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था? तो कन्हेरी अभिलेख में किया था। अब देखते हैं कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में। अमरावती स्तूप भारतीय वास्तुकला की सर्वोत्तम कृति थी। चारों तत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय इसी महान कृति में दर्शनीय है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है। कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में सर्वप्रथम अमरावती स्तूप का पता लगाया और 1780 ईस्वी में इलियट द्वारा इसे स्तूप का उत्खनन करवाया गया। नागार्जुनी कोंडा का एक अन्य नाम विजयपुरी भी मिलता है। इच्छाउक नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त के शासन काल में नागार्जुन कोंड महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ। सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लांगहस्ट नामक विद्वान ने नागार्जुन कोंड स्तूप के पूरा शेषों की खोज निकाला था और 1927 से लेकर 1959 के बीच यहाँ कई बार उत्खनन के कार्य हुए हैं। अमरावती तथा नागार्जुन कोंड स्तूप के अतिरिक्त दक्कन के कृष्ण तथा गोदावरी नदी के बीच भट्टीप्रोलु, पेऊगंज, गोली, जगेपेटु, घटसाल आदि के अनेक स्तूप चैत्य विहारों का निर्माण सातवाहन इच्छुक शासकों के समय हुआ था। हीनयान धर्म से संबंधित प्रमुख चैत्य विहार हैं जो भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, 9वीं 10वीं गुफा, बेटसा, नासिक तथा कार्ले हैं। कार्ले के चौथे गुहा विहार में हरफान नामक पारसी का नाम उत्कीर्ण मिलता है। अमरावती स्थापत्य के संदर्भ में कुमार स्वामी नामक विद्वान के भारतीय कला द्वारा अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार पुष्प मानते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।